प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल मेथड्स के एक टॉपिक को शुरू किया था जिसका नाम है न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, खास टाइप के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने का मतलब यह है कि हम सॉल्यूशन और सॉल्यूशन की किसी पर्टिकुलर x वैल्यू पर y की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। ज्यादातर केस में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे ओडीई के अंतर्गत विद्यार्थियों। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में टेलर्स थ्योरम को पढ़ा है ना, यानी कि टेलर सीरीज मेथड को पढ़ा एंड पिकार्ड मेथड को पढ़ा। अब हम लोग ऐसे मेथड्स में आ रहे हैं जिन मेथड्स में हम लोग इटरेटिव फॉर्म में सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। यानी कि हम लोगों के पास में जो टेलर और पिकार्ड में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मदद से हम सॉल्यूशन को क्या करते थे विद्यार्थियों, हम सॉल्यूशन को एक्यूरेट करते थे। लेकिन अभी जो मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप x की वैल्यू पर y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। यहां पर कुछ कंसिडरेशंस चलेंगे, उसका आप ध्यान रखिएगा। कैसे कंसिडरेशन चलेंगे? यहां पे कंसिडरेशन चलेंगे कि यदि हमारे पास में कोई x0 पर y की वैल्यू दी हुई है y0 और हमें किसी x वैल्यू पर y को निकालना है, तो हम इस x को xn मानेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी y निकालना है उसको yn मानेंगे। और x0 से xn तक पहुंचने के लिए हम x1, x2, x3 एंड डैश डैश कुछ x वैल्यूज को कंसीडर करेंगे और ये सारी के सारी जो वैल्यूज हैं ये h डिस्टेंस के साथ में होंगी। इनके करस्पॉन्डिंग हम लोग y1, y2, y3 एंड डैश डैश वैल्यूज निकालेंगे और फाइनली n तक पहुंचेंगे। इट मींस दैट कि x0 से xn तक पहुंचने के लिए हम लोग n स्टेप्स में xn की पर yn की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अल्टीमेटली हमें इस yn को फाइंड करना होगा और इन कंसिडरेशन के साथ में हम लोग काम करेंगे। इट मींस दैट कि जो xn होगा वो x0 प्लस nh के फॉर्म में होगा, ठीक है ना, राइट। और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है ये हम लोग डिसाइड करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा और कभी कभी हम लोग डिसाइड करेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में हम लोग आज, यानी कि जो मेथड्स अब हम लोगों को स्टार्ट करनी है उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है यूलर्स मेथड। हम लोग अभी फिलहाल पहले ये समझेंगे कि यूलर मेथड का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है और इस मेथड में हम लोग किसी x वैल्यू पर y की वैल्यू को किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए निकालेंगे। अगर मैं कहूं तो ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये वास्तव में कंसेप्चुअल डिस्कशन है। किसका? कंसेप्चुअल डिस्कशन है किसका? यूलर मेथड का। और आप इसको चाहें तो वर्किंग रूल भी कह सकते हैं, जो आगे आके शुरू हो जाएगा वर्किंग रूल, ठीक। पहले हम लोग कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल्स टू fxy, जहां पर आपको y की वैल्यू x0 पॉइंट पर y0 दी हुई है। हम ये मान के चलते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन कर्व पर एक पॉइंट है p x0 y0। भाई कर्व है अगर 2D में तो उसका एक पॉइंट हमने ले लिया x0 y0 फिक्स पॉइंट जो हमें ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हमने मान लिया, ठीक है, बहुत अच्छी। इज शोन इन द डॉटेड फिगर, ये यहां पर शो कर रहा है दैट पॉइंट P, ये वाला जो पॉइंट है ना, दैट पॉइंट इज x0 y0, ठीक है ना, राइट। ये x0 और y0 पॉइंट है। नाउ वी हैव टू फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ एनी अदर पॉइंट Q ऑन दिस कर्व। हम इस पर किसी और कर्व
मतलब किसी और पॉइंट के ऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ठीक है ना, इस ये दैट्स दिस पॉइंट, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। लेट अस डिवाइड lm into n sub intervals, n sub intervals each of width h at l1 l2 and so on, so that h is quite small in the interval l1. Look at this. आपने क्या किया कि ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस था उसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये देखो, ये l पॉइंट से लेकर m पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट की लेंथ कितनी ली है, n ली है। तो ये l, l1, l2 और ये m, ठीक है ना, एक तरह से ln है ये। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x वैल्यू जो होगी वो x0 होगी, यहां पर होगा y0। उसी तरह से इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे तो x0 y0, ये पॉइंट है l1 जिसमें x कोऑर्डिनेट है x0 प्लस h। ये जो r1 पॉइंट है, ये r1 पॉइंट है x1 y1। अब x1 का मतलब क्या है, x1 का मतलब है x0 प्लस h, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये हो गया विद्यार्थियों क्या, ये हो गया x1 और y1, ठीक है, ये वाला पॉइंट r1। फिर ऐसे ही क्या कहते हैं, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज x2 y2, ये वाला जो पॉइंट है ये x3 y3 होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है। लुक एट दिस, दैट्स p, ठीक है ना, दैट्स p1, ये है आपका x1 y1। x1 का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ये है x0 y0, ठीक है ना। ये आपका सपोज दैट ये ट्राइंगल है x एक्सिस पे, दैट्स योर x एक्सिस, है ना। सो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका y0। ये जो पॉइंट है ये है आपका x0 और ये जो है वो है आपका x1, ठीक है। सो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली वो है h। मान लीजिए कि ये एंगल है थीटा, तो अगर आपको h की वैल्यू निकालना हो, ठीक है ना, यहां पर, तो h की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, जैसे ये आपका नहीं, h नहीं होगी, दैट्स रॉन्ग, h नहीं होगा, ये h नहीं होगा, ठीक है ना। ये यहां से लेके यहां तक y0 है और ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है, दैट्स योर y1, ठीक है ना। आपका ये जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है h, ठीक है ना, क्योंकि x1 इज इक्वल्स टू x0 प्लस h है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि भाई ये सपोज दैट कि इस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया है r1, अगर मैं इसको r1 नाम दूं तो p1 और r1 की वैल्यू कितनी आएगी, p1 r1, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, दैट्स अ परपेंडिकुलर और ये बेस है और ये एंगल है। तो अगर मैं कहूं कि tan थीटा कितना होगा, तो आप कहेंगे कि परपेंडिकुलर यानी कि p1 r1 अपॉन p r1, यानी कि ये हो जाएगा आपका p1 r1 अपॉन दैट्स योर h का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो p1 r1 इज इक्वल टू हो जाएगा h tan थीटा, ठीक है ना। तो h tan थीटा आया है, तो tan थीटा किस पॉइंट पर आया है, ये p पॉइंट पर आया है और p पॉइंट क्या है, x0 y0 है। तो आप tan थीटा को लिख सकते हैं h dy by dx एट पॉइंट p, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो dy dx एट पॉइंट p, एंड नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन में dy dx किसके बराबर है, fxy के। तो आप dy dx एट पॉइंट p को लिख सकते हैं h इंटू f x0 y0, क्योंकि p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, x0 y0 है। तो p1 r1 की जो वैल्यू है वो आ गई कितनी, h f x0 y0, ठीक। अब यहां तक तो ठीक है, ये तो हमने फिगर से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करी। अब आ जाते हैं हम लोग वापस कहां पर, हम यहां पर अपने लैंग्वेज पर आ जाते हैं। तो ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो वास्तव में अगर इस पूरे की पूरी वैल्यू, ये जो y1 है, इस पूरी की पूरी वैल्यू को हम लोग देखें तो y1 बराबर कितना है, L1 P1। ये देखो, ये यहां से ये L1 और ये P1, ये डिस्टेंस है।
अब L1 P1 किसके बराबर है? वो है आपका बराबर है, इट इज इक्वल टू LP प्लस R1 P1। यहां से लेके यहां तक ये आपका वेयर इज LP, हाँ ये देखो, यहां से ये प्लस ये इतना है ना, तो यहां से ये आपका L है, तो ये यहां से लेके यहां तक वास्तव में LP है, तो LP प्लस P1 R1 इसके बराबर है कौन? ये पूरा का पूरा Y1। तो ये आपने लिख दिया। LP का मतलब क्या है? Y0 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो Y0 है, ये वाला LP। और P1 R1 की जगह पर आप कितना लिख सकते हो? ये आपने P R1 tan थीटा लिख दिया, फिर उसको H dy by dx P लिख दिया, और इसको आप लिख सकते हैं H F x0 y0। तो वास्तव में ये जो Y1 आया है, Y1 क्या है? Y1 वो वैल्यू है जो x1 पर y आपको देता है। आई रिपीट, x1 पर जो y आपको देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई x1 y1 पर हम लोग क्यों वैल्यू निकाल रहे हैं y की? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोग अल्टीमेटली हमें इस वैल्यू को निकालना है, इस x पर y को निकालना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये तो सोल्यूशन कर्व है ना, ये सोल्यूशन कर्व है, और हमें इस कर्व पर, आई रिपीट सोल्यूशन कर्व पर, यानी कि सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पर, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि y की वैल्यू को फाइंड करना है। आई रिपीट, इसके करस्पॉन्डिंग इसकी जो y वैल्यू है, यानी यहां से ये लेकर यहां तक की जो वैल्यू है, इसको निकालना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हुए हम एग्जैक्ट सोल्यूशन तक कभी नहीं पहुंचते हैं इन मेथड से, हम लोग अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो हम लोगों को इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो हम लोग ये प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास y1 की जो वैल्यू है वो आ जाती है y0 प्लस h f x0 y0। तो इस तरह से बच्चों, जिस पॉइंट पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन की वैल्यू निकालनी थी, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर हम n स्टेप्स डिसाइड करते हैं, तो उसमें पहले स्टेप में जो y1 की वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। ये जो y1 निकल रहा है, ये निकल रहा है एट x1 इज इक्वल्स टू x0 प्लस h। हम ये जो y1 निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं किस पर? x0 प्लस h पे निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम इस पॉइंट पर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालने के लिए जाएंगे, तो वो आएगा L2 P2, फिर L2 P2 को हम लोग लिख देंगे कितना? L1 R1 प्लस R2 P2, राइट। और उसी तरह से फिर हमारे पास में y2 की वैल्यू आ जाएगी। तो y2 की वैल्यू को भी विद्यार्थियों हम लोग बिल्कुल इसी तरह से निकालेंगे। तो हमारे पास में जो y2 है, ये देखो, लेट P1 Q1, ओके, यहाँ पे शायद मेरे को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। यस, look at this, let P1 Q1 be the curve of the solution of 1 through P1 and let its tangent at P1 meets the ordinate through L2 in the P2 x0 plus 2h y2। ठीक है ना? इट मीन्स दैट कि जो भी हमारे पास सोल्यूशन कर्व है डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के लिए, मान लीजिए कि वो P1 पॉइंट से होकर जाता है, एंड लेट इट्स टेंजेंट एट P1 मीट्स द ऑर्डिनेट थ्रू L2, और यहां पर जो भी पॉइंट है इसकी जो टेंजेंट है वो ऑर्डिनेट L2, ये ऑर्डिनेट L2 कहां गया? ये रहा ऑर्डिनेट L2, ये ऑर्डिनेट यानी कि ये वाली वैल्यू, ऑर्डिनेट L2 इन P2, तो इसके ऑर्डिनेट जो हैं वो आपके पास में ये होंगे। नाउ देन y2 इज इक्वल टू आपके पास में सिमिलरली हम लोग निकालेंगे, तो y2 की वैल्यू हमारे पास में आएगी, यानी कि y2 इज इक्वल टू आएगा y1 प्लस h f x1 y1, यानी कि हमने इसी फॉर्मूले को जनरलाइज कर देना है बच्चों। यही फॉर्मूला जनरलाइज होता जाएगा, यानी कि जब y1 निकाला था तो y0 प्लस h f x0 y0, जब y2 निकालेंगे तो y1 प्लस h कॉमन रहेगा, f x1 y1 आ जाएगा यहाँ, यानी कि जब y2 निकालेंगे तो यहाँ सब जगह पर 1 1 1 हो जाएगा, जब y3 निकालेंगे तो सब जगह पर 2 2 2 2 हो जाएगा। ठीक है, और जनरल फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें तो yn इज इक्वल्स टू yn-1 प्लस h f xn-1 कॉमा yn-1।
ठीक है, तो आपको इस जनरल फॉर्मूले को याद रखना है कि ये जो जनरल फॉर्मूला निकाला है, ये निकाला है एट xn इज इक्वल्स टू xn माइनस 1 प्लस h पे, ठीक है ना। और आपको अल्टीमेटली जो y निकालना था वो xn पॉइंट पे ही निकालना था और उसी को हमने yn नाम दिया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ये सारा का सारा जो काम हो रहा है वो सोल्यूशन कर्व पे हो रहा है, यानी कि एक सोल्यूशन मानते हुए उसके ऊपर सारा का सारा काम हो रहा है और हम किसी xn पॉइंट पर yn को कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी प्रयास में हम लोग इस जनरल फॉर्मूले का यूज करेंगे। आई रिपीट, द प्रोसीजर इज दैट कि आपको सबसे पहले x0 और y0 पे जो दिया जाएगा, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपको पहले जो भी पॉइंट जिस पर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है उस पॉइंट को आप xn से कंसीडर करेंगे। xn से कंसीडर करने के लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी और फिर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, y3 निकालेंगे एंड सो ऑन। सपोज दैट कि आपको क्वेश्चन में x0 बराबर 0 दिया हुआ है और y0 बराबर 1 दिया है और आपसे कहा है कि भैया आप x इज इक्वल्स टू 1 पर y की वैल्यू को फाइंड करो। तो 0 से 1 तक आपको जाना है, तो आप h इज इक्वल्स टू ले लीजिए 0.2। तो आपको x0 से यहां तक पहुंचने के लिए अगर 0.2 की सीढ़ी लेनी पड़े तो कितने स्टेप्स में पहुंचेंगे, तो आप कहेंगे सर 5 स्टेप्स में। तो इसका मतलब तुम्हें x5 निकालना है, x5 पर y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि तुम्हें y5 तक जाना पड़ेगा। तो y5 जो भी आएगा वो इस x5 यानी कि 1 पर y की वैल्यू को शो करेगा और यही आपको अल्टीमेटली करना है। तो इतना जो डिस्कशन है उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा और ये भी उम्मीद करता हूं कि ये जो यूलर मेथड का कंसेप्ट है, ठीक है ना, ये एक्चुअल में बेसिकली अगर देखा जाए तो एक टेंजेंशियल मेथड है जिसमें हमने एक सोल्यूशन कर्व का यूज करके स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन तक बढ़े हैं। तो कई बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि ये एक इनमें से कौन सा टेंजेंशियल मेथड है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने का, तो दैट इज द यूलर मेथड, है ना। तो ये आपके पास में एक जनरल अप्रोच हो गया यूलर मेथड का कि यूलर मेथड बना कैसे। क्योंकि होता क्या है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम केवल फॉर्मूले के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई फॉर्मूला बस समझ लो और उसको कैसे अप्लाई करना है ये समझ लो, क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत कोई दिक्कत नहीं, इससे एग्जाम तो क्लियर हो जाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक की अप्रोच डेवलप नहीं हो पाती है। तो यहां पर हमने फोकस किया था केवल अप्रोच के ऊपर कि ये मेथड बना कैसे। अब इसके क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे तो आपको आसानी से पूरा का पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चंस लूंगा तो हो सकता है कि ये वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाए, तो इस वीडियो लेक्चर कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए यूलर मेथड के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तब तक के लिए इस मेथड को समझ लीजिए, है ना। और अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर अगला वाला वीडियो लेक्चर चले जाइए प्लेलिस्ट में। पूरी की पूरी न्यूमेरिकल मेथड्स की जो प्लेलिस्ट है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो मेथड्स हैं आपको किसी किसी कोर्स में पेड फॉर्म में मिल सकती हैं, लेकिन हमारे एप्लीकेशन पे भी एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट एक कोर्स बना है फ्री कॉलेज कोर्सेज के अंदर में। जब आप जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको न्यूमेरिकल मेथड्स का या न्यूमेरिकल एनालिसिस का पूरा कोर्स मिल जाएगा। उसमें आप इन वीडियोस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और थोड़ा सा सजग रहिए, क्योंकि अब समय ऐसा चल रहा है देश में, जितना भी अगर आप थोड़ा बहुत भी अवेयर रहते हो, एक होता है कि पूरी अपनी ही मस्ती में मस्त रहना और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, माता पिता क्या कर रहे हैं, भाई बहन क्या कर रहे हैं, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहना, एक टाइप के वो लोग होते हैं। एक्चुअल में हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। एक उम्र तक ही अच्छा लगता है, बचपना अच्छा लगता है, लेकिन एक उम्र के बाद में हमें सजग हो जाना चाहिए और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग तो नहीं रह रहे हैं जो हमें किसी ना किसी रूप में नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर हमारे ऊपर नजर तो नहीं रखी जा रही है,
ठीक है, या फिर हमारे आसपास हमसे घृणा करने वाले कुछ लोग तो नहीं रह रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा कई बार जब आप न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर सोशल मीडिया पे पढ़ते होंगे कि भाई उस जुलूस के ऊपर या फिर उस यात्रा के ऊपर क्या कहते हैं पत्थरबाजी हुई, तो इट्स मैटर्स, ये थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है कि क्या आपसे या किसी समुदाय विशेष से कुछ लोग हैं जो आपसे घृणा करते हैं, तो वो हमेशा ही फिर आपको नुकसान पहुंचाने के विषय में सोचते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आसपास सजग रहना चाहिए, और खासकर तब जब आपके देश को अस्थिर करने के लिए और देश का माहौल खराब करने के लिए कई अवैध रूप से अप्रवासी भारत में इधर उधर छुपके रह रहे हैं। तो थोड़ा अपने आसपास सजग रहिएगा। कोई अवांछित व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने कई लंबे समय से नहीं देखा लेकिन अब दिखाई दे रहा है, उसके विषय में पुलिस को जरूर बताइए और थोड़ा सा एकजुट होकर रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।